कृषि के विभिन्न प्रकार एवं प्रदेश इकाई भाग 3 में आपका स्वागत है। जैसे पिछले 2 भाग में हमने कृषि प्रदेश की अवधारणा के आधारभूत कारक तथा प्रमुख विद्वानों की व्याख्या के बारे में चर्चा की थी। आज हम कृषि प्रदेश के बनने में ये उनमें प्रमुख भूगोलवेत्ता विठल सिंह का योगदान के बारे में बात करेंगे। पिछले भाग 2 में हमने प्रादेशिकीकरण के विभिन्न विद्वानों के आधार के बारे में बात की थी और इसी कड़ी में आज हम विठल सिंह के प्रादेशिकीकरण के आधार के बारे में विस्तार से बात करते हैं। पूरे विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित करने का वास्तविक सफल प्रथम प्रयास 1930 के दशक में विठल सिंह और वेलिंगटन ने किया था, जिसका आधार भौतिक कारकों को माना है और इसी प्रयास में इन्हीं विद्वानों ने वापस 1936 यानी एक दशक पश्चात अपने इसी मॉडल को संशोधित कृषि प्रदेश के रूप में प्रस्तुत किया, जिसका निर्धारण कृषि के क्रियाशील रूप को माना गया। इन विद्वानों ने कृषि प्रदेश विभाजन विशिष्ट गुण के कारण इनके प्रयास तथा विभाजन को आज भी मान्यता है। यद्यपि इनमें अनेक उनके पश्चात जो अनेक भूगोलवेत्ता हुए उन्होंने अनेक कमियां बताई है और दूसरे मॉडल भी बनाए हैं, फिर भी एलिमेंट्री यूज़ तथा एक सरल प्रभाव के कारण विठल सिंह का वर्गीकरण अधिक लोकप्रिय है और हम इसमें विठल सिंह द्वारा प्रयुक्त कारकों को एक एक करके लेंगे। जैसे उन्होंने मुख्य रूप से कारकों का वर्गीकरण करते हुए कहा है कि एक प्राकृतिक कारक है और दूसरा सांस्कृतिक है यानी मैन मेड है, और प्राकृतिक कारकों में जलवायु, मिट्टी, धरातल या जल प्रभाव को प्रमुखता मिलती है। वहीं कल्चरल फैक्टर में जनसंख्या घनत्व है, तकनीक ये का जो विकास है वो है, ये प्रादेशिक जो पूर्व की परंपराएं हैं खेती में वो आती है। और इस तरह विठल सिंह ने जो अपने आधार बनाए हैं वो उनमें से उनको 2 वर्गों में बांटा है। प्रथम वर्ग में वातावरण की परिस्थितियों के संयोजन को रखा है जो फसल व पशुपालन को अनुकूल दशाएं प्रदान करते हैं, और इन तत्वों में जलवायु, मृदा या जो लैंड स्लोप है, स्लोप ढाल है, वो प्रमुख है। द्वितीय जो कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी, उसमें जनसंख्या घनत्व, तकनीक
तथा डेवलपमेंट की समस्या जो है, ये क्षेत्रीय जो लेगेसी है, परंपराएं हैं, उनको दी है प्रमुखता। इस तरह उन्होंने 5 प्रादेशिकरण को 5 कारकों के आधार पर माना, और ये 5 यहाँ पे स्लाइड में दिया हुआ है। इसमें पहला आप देख रहे हैं कि फसलों तथा पशुओं का संयोजन है। दूसरे में फसलों के उत्पादन तथा पशुपालन की विधियां हैं। इसी तरह तीसरा, चौथा, ये 5वां आपके सामने है। इनको हम एक एक करके लें तो जो पहला पॉइंट है फसलों तथा पशुओं का संयोजन, इनमें भौगोलिक वातावरण के अनुरूप ये निश्चित होता है कि कौन से प्रदेश में फसलों तथा पशुपालन का संयोजन होगा। भौगोलिक कारणों के अनुसार ये संयोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्नता रखता है, जिस कारण विभिन्न कृषि प्रदेश में भी डिफरेंस या भिन्नता आ जाती है। और प्राचीन काल से ऐसा होता आया है कि फसलें एक भाग से दूसरे भाग में फैली हैं तथा भौगोलिक वातावरण के अनुकूलता का लाभ प्राप्त कर कृषकों ने इस फसलों को अपनाया है। साथ ही पशुपालन कार्य में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति रही है। अनेक प्रदेशों में जो पूर्व में पशुपालन के योग्य नहीं थे, अब भौगोलिक आर्थिक कारणों के परिणाम स्वरूप प्रमुख पशुपालन क्षेत्र बन गए हैं। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है वह है फसलों के उत्पादन तथा पशुपालन की विधियों के बारे में। इसमें विठल सिंह ने इसके सब डिवीज़न बताए हैं वापस 4। पशुपालन जो अति ठंडे व असमान ऊंचाई के प्रदेश में हैं, वो फसलों की दृष्टि से अधिक उपयुक्त नहीं है। इसी तरह उन्होंने दूसरा पॉइंट भी दिया कि सब पॉइंट दिया, वो है कि फसल उत्पादन के प्रदेश वह जहाँ पशुपालन नहीं होता है, और फसल उत्पादन क्षेत्र लेकिन पर्याप्त मात्रा में भौगोलिक परिस्थितियाँ नहीं होने से कुछ फसलों के लिए उपयुक्त है। और जो चौथा उप विभाजन उन्होंने दिया है इसी पॉइंट का, इसी आधार का, वो ये है कि जहाँ मुख्य रूप से फसल पशुओं का बराबर उत्पादन होता है। इस आधार पर किन्हीं 2 क्षेत्रों में पशु व कृषि फसलों की समरूपता मिल जाती है तो कृषि फसलों की असमानता रहती है, जो विभिन्न स्थानों पर इसका निर्धारण किया जाता है। इसी तरह तीसरा पॉइंट है, उसमें जो है कृषि भूमि में श्रम, पूंजी, संगठन आदि के विनियोग की मात्रा से संबंधित है, जो कि हम अगले भाग में इसे करेंगे।